जब भी कोई बीमार होता है तो एक चीज़ सबके दिमाग में रहती है कि भाई इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट लें। क्या हमें एलोपैथिक या मॉडर्न ट्रीटमेंट लेना चाहिए या हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है आम पब्लिक के बीच दिमाग में, एक कॉमन मैन में। सो इस वीडियो में विल ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर ईच पैथी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें कब कौन सी पैथी के थ्रू ट्रीटमेंट करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी डिबेट्स या काफ़ी ऐसे गूगल पे या किसी न किसी चैनल्स पे भी हमने देखा कि लोग अक्सर डिबेट करते हैं कि भाई ये पैथी अच्छी है, ये ट्रीटमेंट सिस्टम अच्छा है, ये माड़ा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बला बला। बट क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा ये मानना है कि दुनिया की कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो यानी कि मॉडर्न मेडिसिन्स, या ये आयुर्वेदा हो या होम्योपैथ हो, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि भाई कॉमनली जब एक कोई भी पर्सन बीमार होता है तो हमें कैसे डिसाइड करें कि हमें किस ट्रीटमेंट मेथड में जाना चाहिए। चलिए इसको आगे जानने से पहले हम थोड़ा सा एलोपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना ट्रीटमेंट सिस्टम है। ये माना जाता है कि इसकी जो ये जो प्रचलन में है ये 5000 साल से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि ये हमारे ग्रंथों में या हमारे पुराणों में ये मेंशन है कि लॉर्ड धन्वंतरी यानी कि भगवान धन्वंतरी के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान धन्वंतरी को ये दिया सृष्टि के लिए, और भगवान धन्वंतरी जी धरती पे आयुर्वेद को लेके आए। और ये हमारे जो वेद हैं ये अथर्ववेद का ही एक उपवेद है। और इसकी जो सृष्टि, जब हम सृष्टि या ब्रह्मांड हुआ उससे पहले इसकी रचना हो चुकी थी। तो ये माना जाता है अक्सर, या हमारे बुक्स में, ग्रंथों में देयर लॉट ऑफ एविडेंस, वेदों में चर्चा, वेदों में वर्णन। और यहाँ तक कि जो उसके बाद जो हमारे महर्षि हुए, जिसमें सुश्रुत जी, महर्षि सुश्रुत, जिसको आयुर्वेदा का जनक माना जाता है या फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है उनको, जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले सर्जरी की थी, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। उसके बाद चरक संहिता आचार्य चरक ने लिखी। फिर एक बड़े महान ऋषि हुए, उनका नाम था आचार्य बागपट जी, उन्होंने भी एक बड़ी ही अहम पुस्तक लिखी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। तो आयुर्वेद का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। कहने को तो 5000, बट हम फिर भी ये बोल सकते हैं कि हज़ारों साल पुराना है। और जब ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं भी थी तब भी ट्रीटमेंट्स होते थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू। इंडिया में तो अगर हम बात करें कि जब 1920 के आसपास, ब्रिटिश रूल के आसपास ही एलोपैथी मेडिसिन का प्रचलन इंडिया में आया। और यहाँ तक कि बाकी कंट्रीज़ में भी, चाहे वो भले ही आयुर्वेद के नाम से इसको ना जानते हों, लेकिन वो 1920 या मिड 1850 के आसपास नेचुरल तरीके से या नेचुरल मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करते थे। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो वे है ट्रीटमेंट का, उसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर 2-3 मेथड से या 2-3 उनके प्रोटोकॉल्स रहते हैं ट्रीटमेंट करने के। जैसे कि सबसे पहले आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है वो त्रिदोषा यानी कि वात पित्त और कफ की जांच करते हुए शुरुआत करते हैं अपने ट्रीटमेंट की। और जितना भी पूरा प्रोटोकॉल है आयुर्वेदा का वो 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत यानी कि, और त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे ही टिका हुआ है। तो एक चिकित्सक, आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है, वो सबसे पहले, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो आपकी पल्स जांचते हुए, नाड़ी परीक्षा करते हुए अपने डायग्नोस करता है ट्रीटमेंट को, डिजीज़ को। और डायग्नोस करने के बाद ही वो अपना
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आगे प्लान करता है आपके लिए, जिसमें प्यूरिफिकेशन से शुरू होता है। प्यूरिफिकेशन मतलब आयुर्वेदिक में एक ब्रांच है पंचकर्मा। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करने के बाद, नाड़ी जांच करने के बाद, वो अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो सबसे पहले फिर प्यूरिफिकेशन पे जोर देगा, प्यूरिफिकेशन का प्लान करेगा, जिसमें कि वमना, विरेचना या पंचकर्मा के जो अन्य थेरेपी हैं एज़ पर योर डिजीज़, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करता है। और उसके बाद वो ये प्यूरिफिकेशन होने के बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में पॉलीहर्ब मेडिसिन, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल्स, यानी कि फाइटोकेमिकल बेस्ड जो आजकल बाज़ार में मिलती हैं वो टैबलेट्स, कैप्सूल्स। क्लासिकल मेडिसिन जिसमें रस, भस्म, गूगल, टैबलेट, चूर्ण एंड असब्स, अरिस्ट, ये सब होते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ साथ ही वो आपको डाइट और लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइट, लाइफस्टाइल और दिनचर्या का, लाइफस्टाइल मतलब दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं कर सकती अगर हमारा खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल अच्छा ना हो तो। ये एक 3 प्रोसेस हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के, जिसमें डायग्नोस्टिक टूल, देन प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन जो ट्रीटमेंट को, बीमारी को मैनिफेस्ट करने के लिए दी जाती है, और साथ ही डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बात करें अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के डिसएडवांटेजेस की या साइड इफ़ेक्ट्स की, तो बेसिकली आजकल क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन या ये प्रचलन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं अनऑथेंटिकेशन के साथ या अनऑथेंटिक लोग भी स्टेट में आए। तो जो ट्रेडिशनल मेथड से आयुर्वेदिक मेडिसिन बननी चाहिए थी पहले, या बनती थी, वैसे आज नहीं बन पा रही हैं। माना तो ये जाता है क्योंकि ये सृष्टि जो है वो पंच महाभूत से बनी, यानी कि 5 एलिमेंट से बनी। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हमारी बॉडी भी इन्हीं पंच तत्व से बनी। तो इस बॉडी में पंच तत्व से बना हुआ ही सब्सटेंस एडजस्ट हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, हजम हो सकता है, जजब हो सकता है। तो जो ऐसी मेडिसिन जो केमिकल बेस हैं, उसका ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में डाइजेशन संभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट करेगी। बेसिकली अगर जेन्युइन वे में, ट्रेडिशनल वे में आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगी तो वो डेफिनेटली उसका बीमारी का इलाज भी करेंगी, और वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं, बशर्ते कि वो आप किसी अच्छे, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की देख रेख में अगर ना लें, और दूसरा जेन्युइन और ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन ना लें। क्योंकि आजकल ढेरों ही ऐसी फार्मेसीज़ हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हैं, लेकिन लेवल पे कुछ और अंदर कुछ और, ये आपको जांचना पड़ेगा। एंड जांचने का भी उपाय बड़ा सिंपल है। आप जब भी कभी किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आप उस लेवल पे जांचिए, लेवल पे देखिए। बनाने वाली कंपनी का नाम लेवल पे अवश्य होगा, उसको देखिए, उनकी वेबसाइट भी होगी। और आजकल तो मोबाइल, स्मार्टफोन सबके हाथ में हैं, तो उस कंपनी का नाम गूगल करके आप उनकी वेबसाइट पर जाके कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की सर्टिफिकेशंस, फॉर्मुलेशन के बारे में छानबीन थोड़े बहुत कर सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हद से हद 5-10 मिनट्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने से पहले हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि क्या हमने वो सोच विचार करके या आइडेंटिफाई करके वो ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली। और अगर ऐसा करेंगे तो चांसेस हैं कि आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, या अगर आप डॉक्टर की देखरेख में लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। अदरवाइज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन के तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। ओके, ये बात रही छोटी सी आयुर्वेद के बारे में। बेसिकली आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है वो एक हेल्थ को रिटेन करने के लिए है, मेंटेन करने के लिए है, और आयुर्वेदा का जो प्रथम उद्देश्य भी है वो भी एक हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने में। और अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ हमारे शरीर में होती है
तो उसको मैनिफेस्ट यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए भी आयुर्वेदा का उपचार किया जाता है। लेकिन आयुर्वेदा में एक ड्रॉबैक ये है कि आयुर्वेदा में हम लोग इमरजेंसीज हैंडल नहीं कर सकते। इमरजेंसी मतलब जिसमें ऐसी इमरजेंसीज हों जैसे कि हार्ट अटैक होता है सम टाइम, या कोई ट्रॉमा है, एक्सीडेंट केस है, सर्जरी केस है, या कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो ऐसे केसेस में आयुर्वेदा के पास इमीडिएट बेसिस पर रिलीफ नहीं मिलता, उसके लिए इट विल टेक टाइम। तो ये आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं हम कहें कि एक ड्रॉबैक है। लेकिन जैसे कि हर एक पैथी संपूर्ण नहीं हो सकती, तो हर किसी पैथी के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन जो यहाँ अगर हम बात करें, अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें, क्रोनिक ट्रीटमेंट की बात करें, इमरजेंसी में नहीं है, एकदम से आपको ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो देर मत करिए। इन दैट केस यू हैव टू गो टू मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेदिक एलोपैथी चिकित्सक के पास। अब बात करते हैं एलोपैथी मेडिसिन की, मॉडर्न मेडिसिन की। सो माना ये जाता है कि सन 1804 में ही पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन का आविष्कार हुआ। अदरवाइज एलोपैथी मेडिसिन इससे पहले प्रचलन में कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और इसका जो जनक है या जिसको हम कहें आविष्कार, वो आई थिंक हिपोक्रेट्स, आई थिंक 300 और 400 BC के आसपास एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन का आविष्कार किया गया। बट ये 1804 या मिड 18 और 19 के बीच तक भी प्रचलन में नहीं थी। और 1804 में पहली एलोपैथी मेडिसिन का इजाद एक जर्मन साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था मॉर्फिन। और ये मॉर्फिन अफीम यानी कि ओपियम का जो एक्टिव कंपाउंड है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाई गई थी, जो कि एज अ पेन किलर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काफ़ी अच्छा रोल अदा करती थी, अच्छा ट्रीट करती थी। बट अगेन इट्स प्रिपेयर्ड इन द लैब बेसिकली विद द मॉलिक्यूल ऑफ दैट ओपियम। उसके बाद फिर दूसरी मेडिसिन जो आई वो पैरासीटामोल आई, इसी 1820 के आसपास, 1850। मतलब ये जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, 3 मेडिसिन ऐसी 1800 और 1900 के बीच में सेंचुरी के आसपास बनी, जिसमें सबसे पहली मॉर्फिन थी, उसके बाद पैरासीटामोल थी जो कि आज भी बुखार के लिए या हेडेक के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, और दूसरी थी कुनैन मलेरिया के लिए। ये भी 1857 या 1850 के आसपास का ही इन्वेंशन इसका हुआ। और इसकी इन्वेंशन जो कि वो आई थिंक फ्रेंच या जर्मन साइंटिस्ट ने ही की थी। सो ये 3 मेडिसिन 1800 और 1900 सेंचुरी के आसपास आई, लेकिन ऑफिशियली और कमर्शियली इनका प्रचलन या इनका यूजेज 1950 के बाद ही हुआ। एंड यहाँ तक कि ये डॉक्यूमेंटेड है या ये देखा जा सकता है कि एलोपैथी मेडिसिन का ज़्यादा प्रचलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ, जब वर्ल्ड वॉर के दौरान जो मिलिट्री मैन थे या जो आर्मी मैन थे, उनको इमीडिएट बेसिस पे पेन से रिलीफ देने के लिए या जो इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन से रिलीफ करने के लिए इन पैरासीटामोल या मॉर्फिन का इस्तेमाल हुआ। या कुछ जैसे मलेरिया के टाइम था तो मलेरिया के दौरान ये कुनैन का इस्तेमाल हुआ। सो धीरे धीरे, लेकिन इस 1850 और 1920 के आसपास, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का इसका प्रचलन ये माना जाता है कि एलोपैथी का ज़्यादा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो रोल है अपने आप में बेहतरीन है। अगर हम लोग इमरजेंसी में हैं, किसी ट्रॉमा में है, कोई एक्सीडेंट केस है, सर्जरी है, ऑर्गन फेलियर है, तो हमें एलोपैथी से बेहतरीन कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो ही नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलोपैथी मेडिसिन ने इमरजेंसी के केस में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है जनमानस को, पूरे विश्व को। लेकिन हम ये तुलना करें कि
ये बढ़िया है या वो बढ़िया है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग बेसिकली। एलोपैथी के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। जैसे आयुर्वेद के भी अपने काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं उसमें ड्रॉबैक भी हैं। सेम एलोपैथी में भी ऐसे ही उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और उसकी बुराई भी है, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन लैब में रेडी होती है, बीटा ब्लॉकर से बनती है, सिंथेटिक केमिकल साल्ट से बनती है, माइक्रो बायोलॉजिकल फंगस से बनती है। सो बेसिकली एलोपैथी मेडिसिन जो है वो एक अननेचुरल सब्सटेंस से बनी हुई मेडिसिन है, जिसको कि लैब में क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट करके डेवलप किया गया। सम टाइम तो कुछ आयुर्वेदिक एलोपैथी मेडिसिन एक्सीडेंटली भी बनी। तो ये सारी की सारी जितनी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एलोपैथ का, इमरजेंसी के लिए दैट इज़ वेरी वंडरफुल। बट दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी में नहीं हैं, आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है, इन दैट केस दैट इज़ नॉट फॉर यू। इन दैट केस यू नीड टू डिसाइड whether you can treat yourself by home remedies, natural therapies, ayurvedic medicines, might be some homeopathy, but किचन तो आपके घर से शुरू होता है। सॉरी, आयुर्वेदा तो किचन से शुरू होता है। आयुर्वेदा में इस्तेमाल होने वाली जो जड़ी बूटी हैं उसमें से काफ़ी हद तक तो हमारे किचन में मिल जाती हैं। ओके, सो ये जो वीडियो है इसमें हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कब किस टाइम कौन सी पैथी में जाना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कौन सी बढ़िया है कौन सी खराब, क्वेश्चन ये है कि कब और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताने की कोशिश की कि अगर आपको इमरजेंसी है तो एलोपैथी से बेहतरीन कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, वंस यू गेट स्टेबल, एक बार आप अपनी उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आए, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे अपना अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढ लेना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए एलोपैथी मेडिसिन ठीक नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए तो है ही नहीं, वो रिपेयर के लिए है, इमरजेंसी के लिए है। आपको एक बार रिपेयर किया, आपको ठीक किया, नाउ यू हैव टू सर्च अनदर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, उसके साथ साथ डाइट, लाइफस्टाइल और अपनी दिनचर्या। अदरवाइज अगर आप लंबे समय तक एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो देन हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, आइज़ की गड़बड़, डाइजेशन का ख़राब होना, मेटाबॉलिज्म ख़राब होना, दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई भी मेडिसिन का जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या उसका जो डेटा है या उसका उस मेडिसिन का जो क्लिनिकल प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस है उसमें साफ साफ मेंशन होती है। हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग उसको पढ़ते नहीं और लिखते नहीं, देखते नहीं। और अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर with Ayurveda or any other natural therapy or naturopath. Okay, so question clear? I think अगर इमरजेंसी नहीं है तो गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और नेचुरल थेरेपी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी है तो 100% यू हैव टू गो टू एलोपैथी डॉक्टर, नो कन्फ्यूजन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जय हो।